नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मेरे साथ स्टूडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं नीरज बाजपेयी, और ये कॉम्बो आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आज आवाज अड्डा का एक स्पेशल एडिशन आप देखने जा रहे हैं। हुआ कुछ ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष इंटरव्यू दिया है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है, जो कि दिया है moneycontrol.com को, जिसे आप विस्तार से पढ़ पाएंगे कल सुबह moneycontrol.com पर लिखित में। लेकिन इस इंटरव्यू के कुछ बड़े अंश हम आपको आज बताने जा रहे हैं और इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। मोटा मोटा ये इंटरव्यू तो वैसे देश की अर्थव्यवस्था से लेकर सभी तबकों की बात करता है, लेकिन फोकस अगर हम कहें तो इसका है G20 और उसके इर्द गिर्द ये चर्चा थोड़ी और ब्रॉड होती है। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी साहब, और उन्होंने ही ये इंटरव्यू लिया है जो moneycontrol.com पर, जैसा हमने जिक्र किया, आप कल पूरा पढ़ पाएंगे। लेकिन इसके प्रमुख अंश, इसकी बड़ी बातें, इसके बड़े हेडलाइंस, हाइलाइटर, उन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो नीरज जी तो मेरे साथ स्टूडियो में हैं ही। हमारे साथ इस बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं हमारे पूर्व डिप्लोमेट दीपक वोहरा साहब, इकोनॉमिस्ट साकेत मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं सबसे पहले तो उसका वो हाईलाइट आपके सामने लेकर आता हूं जिसमें उन्होंने G20 पर फोकस किया है। हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या बातें कही हैं और उनकी बातों का फोकस क्या है। तो चलिए सबसे पहले वही देखते हैं। तो प्रधानमंत्री ने G20 को लेकर कहा है कि भारत विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ा रहा है। तो जब वो ऐसा कह रहे हैं तो वो पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। G20 समूह को लेकर वो जरूर बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं। इसके अलावा इसमें वो देश शामिल है जो G20 के सदस्य नहीं है। भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील विकासशील देशों के साथ आगे बढ़ने की एक प्रयास में है। ये तीनों देश विकासशील देशों की आवाज बनेंगे। ये तीनों देश कौन से देश हैं? एक जहां पर मेजबानी हो चुकी है, एक जहां हो रही है और एक जहां होने वाली है। तो एक कलेक्टिव आवाज के तौर पर इसे प्रधानमंत्री ने पेश किया है और उन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये वाला जो विजन उन्होंने एक दिया है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। वैश्विक मुद्दों पर एक सकारात्मक समाधान बहुत जरूरी है और भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान G20 का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो उन्होंने कही हैं। अब हम इनको एक एक करके डिकोड करने की कोशिश करते हैं। नीरज जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि इस पूरे इंटरव्यू का जो फोकस है वो G20 है और G20 एक ऐसी चीज है जिसने भारत की जो ग्लोबल लीडरशिप है, नो डाउट, उसको एक थोड़े से अलग लेवल पे ले जाके खड़ा कर दिया है। हमारे यहाँ G20 के इवेंट साल भर से हो रहे हैं। अब उसका जो महाधिवेशन सम्मेलन है वो दिल्ली में होने जा रहा है और इस दौरान भारत ने अपनी एक अलग पहचान, एक अलग मुकाम, एक अलग छवि बनाई है। आपको क्या लगता है कितना कामयाब हुआ है उसमें भारत, और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो बातें उसमें कितनी फिट होती हैं? विपिन, G20 के कॉन्टेक्स्ट में या ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जब हम भारत की पोजीशनिंग देखते हैं तो पिछले 9 सालों में, 9.5 सालों में, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आपको ये समझना होगा भारत ने अपने को वर्ल्ड के न्यू ऑर्डर में एक बहुत प्रमुखता के साथ रखा है। जब मैं न्यू ऑर्डर करूँ तो आगे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन भारत ने अपनी पुरानी जो विदेश नीति थी उसको थोड़ा सा और पॉलिश करके चमकाया है और अपनी पोजीशनिंग ये कर ली है कि वो कोरोना काल में बहुत सारे देशों की मदद करने की स्थिति में होता है। जो पड़ोस के हमारे देश बहुत परेशान होते हैं, आर्थिक विपन्नता की स्थिति में जाते हैं, उनकी मदद करने की पोजीशन में होता है। और जिस वक्त पूरी दुनिया में ऑयल इंपोर्ट पर बैन लगा दिया जाता है रशिया से, उस समय भी भारत तेल इंपोर्ट करने की हैसियत या स्थिति में होता है। ये भारत की पोजीशनिंग है दुनिया में। इसीलिए जब मोदी जी ये कहते हैं कि भारत सबका साथ, सबका विकास चाहता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और भारत ने इसको करके दिखाया। ये सिर्फ हवा की बातें नहीं है। जिस वक्त यूरोपियन देशों ने तेल पे बैन लगा दिया, अमेरिका ने धमकी दी, उसके बाद भी हम रशिया से ऑयल लेते रहे। इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं आई। हमारे संबंध रूस के साथ भी वैसे हैं, हमारे संबंध अमेरिका के साथ भी वैसे हैं। इसका एक कारण है विपिन। देखिए, कोई भी देश इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, अभी दीपक जी एक्सप्लेन करेंगे, यूटिलिटेरियन सिद्धांत पे चलता है कि आप कितने उपयोगी हैं दुनिया के दूसरे देशों के लिए। यहाँ पे नैतिकता, विश्वास, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। आप कितना इकोनॉमिकली फिट बैठते हैं, आपकी इकोनॉमिक माइट कितनी है और आप दूसरे के लिए कितना फायदेमंद हो सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है। इसीलिए भारत ने अपनी ये पोजीशनिंग ली कि नहीं, हमें
ऑयल भी लेना है, हमें आपसे संबंध भी बनाना है, और यूएई के साथ मैं रुपए में भी ट्रेड करूंगा, हम रशिया को भी रुपए में पेमेंट करेंगे, और चीन के साथ भी हमारा व्यापार बंद नहीं हुआ है, रादर थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ा भी है। तो एक साथ इन सारी चीज़ों को जब आप साधते हैं तब आप ये कहने की स्थिति में होते हैं कि हम वाकई पूरी दुनिया में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं एक नए परिप्रेक्ष्य में, और इसको बाकी देशों से एक्सेप्टेंस भी मिल रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज इससे पहले कब होता था, मुझे ध्यान है, आप थोड़ा और 10-15 साल पहले चले जाइए, 20 साल पहले, तो आप छोटे छोटे सैंक्शन से डर जाते थे और लगते थे उससे नुकसान भी होता था। लेकिन आज क्या अमेरिका ने सैंक्शन लगाए आपके ऊपर? आपके साथ डील अमेरिका भी कर रहा है डिफेंस की, और आपके साथ रशिया के भी संबंध है। तो ये तब हो पाया जब भारत ने अपनी एक माइट दिखाई और दुनिया को लगा कि स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिक सेंस में भारत की पोजीशनिंग कोई इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे सऊदी अरब हो, या इवन रशिया हो। तो मुझे लगता है कि भारत इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत मजबूती के साथ खड़ा और अपने आप को प्रेजेंट करा, तभी वो ये कह पा रहा है कि सबका साथ सबका विकास, यानी हमारे संबंध सबसे बढ़िया है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया नीरज जी आपने इसे। जैसा आप कह रहे थे दीपक वोरा साहब के पास इसे लेकर जाता हूं, क्योंकि पूर्व डिप्लोमेट है तो ज़्यादा अच्छी तरह से हमें और समझा पाएंगे। तो वोरा साहब, क्योंकि ये पूरा जो इंटरव्यू है ये G20 के इर्द गिर्द है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी खुद एक इंटरनेशनल आइकन के तौर पर हैं, जब वो बाहर जाते हैं जिस तरह से उनका सम्मान होता है, जिस तरह से उनको सरकारें रिसीव करती है, वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा रिसीव करता है या वहाँ की लोकल जो जनता वो रिसीव करती है। लेकिन अगर मैं G20 और उसकी अध्यक्षता भारत को मिलना, लगातार उसके बड़े बड़े कार्यक्रम भारत में होना, क्या इसके जरिए भारत ने अपनी डिप्लोमेसी को, अब इसे सॉफ्ट कहें, हार्ड कहें, इन बिटवीन कहें, काफी मजबूत किया है? और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो संगठनात्मक आवाज है कि आप किसी संगठन के थ्रू अपनी जो पैठ बनाते हैं, वो भारत ने G20 से अचीव किया है, और प्रधानमंत्री क्या उसी की बात कर रहे हैं? सर, आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया है। आई लव योर चैनल, और आप तो सर्वश्रेष्ठ एंकर्स में से हैं। और अभी मैंने बात सुनी आपके एडिटर इन चीफ, ही इज आउटस्टैंडिंग। बाकी जो विशेषज्ञ हैं आपके पैनल पर, उनसे सीखने का मौका मिलता है। तो मैं न्यूयॉर्क में हूँ, जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और इस समय टाइम जो है 10:35 बजे हैं। बाहर का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, बारिश होने की संभावना है। मौसम की जानकारी के बाद अब G20 की बात हम लोग करते हैं, जो आपने प्रश्न मुझसे पूछा है। जब दुनिया कुछ कहती है, भारत सुनता है। जब नरेंद्र मोदी कुछ कहता है, पूरी दुनिया सुनती है। ये सर मैं आपको बता देता हूँ, मॉर्निंग कंसल्ट यहाँ पर एक बहुत बड़ी अमेरिकन पब्लिक अफेयर्स कंपनी है। पिछले 1 साल से वो हर सप्ताह में जो वो सर्वे करते हैं 22 देशों के लीडर्स का कि सबसे पॉपुलर कौन है, तो 75 और 80% के बीच में रहकर नरेंद्र मोदी कंसिस्टेंटली द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर, ये खिताब उनको दिया गया। जो जलना चाहता है जले, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब भारत को क्या मिला है G20 की प्रेसिडेंसी से, मैं इसका जवाब आपको सीधा देता हूं। सर, आपको मालूम है कि हमने एक वर्चुअल समिट किया था, ग्लोबल साउथ जो हम कहते हैं, 125 देशों ने जनवरी में उसमें भाग लिया था। ये वो देश हैं, और उनमें से 3 देशों का मैं विशेष सलाहकार हूं वहां की सरकार का। उनकी आवाज हम तक पहुंचती थी, लेकिन कोई सुनता नहीं था। सर, यूएन जनरल असेंबली में मैं बैठा हूं, मैंने देखा है, गिनी बिसाओ मिसाल के तौर पर एक देश है जहां मैं काम करता हूं, वो खड़े होकर कहते थे ये हमारी समस्या है, बाकी सब चुप करके बैठ जाए, गिनी बिसाओ कहाँ है, कौन सुनता है उनकी बात। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ को एक अपनी जगह दी है, और फिर उन्होंने कहा है कि अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट इन्वाइटी होना चाहिए ऑफ G20, जिस तरह से यूरोपियन यूनियन है। ये 3 देश, सर सुनिएगा इसको, तीनों देशों में से वरिष्ठ अधिकारी और मिनिस्टर्स ने मुझे फोन किया जनवरी में, जब वो वर्चुअल समिट हुआ, कि मिस्टर एम्बेसडर, थैंक इंडिया, जो वी थैंक इंडिया जो आप कर रहे हैं, हमारी आवाज सुने। और जब अफ्रीकन यूनियन को इनवाइट किया, दोबारा उन्होंने फोन किया, मेरे से बात होती रहती है, कहे वी आर सो प्राउड ऑफ इंडिया, इंडिया इज आवर चॉइस एज आवर पार्टनर। फिर मैंने जवाब दिया मुस्कुराते हुए कि यही है राइट चॉइस बेबी। अगर आपने भारत को चुना है, ये नया भारत है सर। मुझे 51 साल हो गए हैं कूटनीति में, 72 साल की मेरी उम्र है। मैंने कभी इतनी ऊंची छवि भारत की नहीं देखी। यहाँ तक कि जब मैं सड़क पे, यहाँ जहाँ मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, वॉक के लिए जाता हूँ सुबह, कई लोग मुझे रोक के पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैं कहता हूँ मैं भारत से। ओह मिस्टर मोदी। अब मैं कहना चाहता हूँ भाई मोदी है, मोदी नहीं है, लेकिन जानते हैं उनका नाम। खासतौर से व्हाइट हाउस ने कह दिया कि जो बाइडेन भी वहां जा रहे हैं। तो भारत को क्या मिल रहा है सर?
भारत एक तो पूरी दुनिया को कह चुका है कि हम किसी पे सीमित नहीं है, G20 नहीं है, G200 है, हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले। दूसरा, हमने शोकेस किया है हमारी ताकत, हमारी रेसिलियंस। यूक्रेन में जंग चल रहा है सर, मैंने शुरू नहीं किया था, ना विकासशील देशों ने शुरू किया था। यूरोप की समस्या, आप उसका समाधान करिए, उसका असर मुझ पे पड़ रहा है। लेकिन G20 यूक्रेन युद्ध के बाद भी चलता रहेगा, बंद नहीं हो जाएगा। और आपने अभी बात की थी G20 का असली एम जो क्या है, आपके एडिटर इन चीफ कह रहे थे 1990s में, आप जानते हैं लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। 2008 ने अमेरिका ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया था फाइनेंशियल मेल्टडाउन में। तो फिर ये जो ब्राह्मण है G7 क्लब, 7 अमीर देश, वो बोले भाई टाइगर लोग हमसे कुछ नहीं हो रहा, अब आप एक क्षत्रिय क्लब बनाओ ताकि दुनिया की जो आर्थिक समस्या है उससे डील कर सके। तो G20 की स्थापना हुई 2008 में। उसके बाद कितनी मीटिंग्स हुई, पिछले साल बाली में हुआ था, लेकिन किसी को याद नहीं है कौन से डिस्कशंस हुए थे। बाली में सर मैं 3 मीटिंग्स में रहा हूँ G20 की, इन अ डिफरेंट कैपेसिटी। कुछ भी मुझे याद नहीं है कि कौन से आइटम्स वहां डिस्कस किए, लेकिन भारत ने जो कहा है बहुत समय तक लोग उसको याद करेंगे। लोग कहेंगे डिजिटल वर्ल्ड की बात की है, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात की है, हेल्थ की बात की है, इन्होंने बात की है डीलिंग विद टेररिज्म, इन्होंने बात की है जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। सर ये सब कुछ बहुत देर तक चलेगा। स्टार्टअप्स की हमने बात की है, इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव फॉर मिलेट्स की बात की है, साइबर सिक्योरिटी, साइंटिफिक रिसर्च, काउंटर नारकोटिक्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये सब चीजें बहुत देर तक चलेंगी, ये बंद नहीं होने वाली। हमने इनको G20 के अंदर रखा है और G20 के बाहर भी रखा है कि बहुत से देशों को इसमें इन्वॉल्व किया। सर जो दुनिया के समय चैलेंजेस हैं, मैं प्रॉब्लम्स नहीं कहूंगा, मैं चैलेंजेस कहूंगा, उन सब को एड्रेस किया है। टुडे सर मेरा कद 6 फुट 2 इंच का है, अब आप मुझे एक नई पतलून खरीद दीजिएगा, 6 फुट 8 इंच का हो गया है, बिकॉज नरेंद्र मोदी टुडे इज माय लीडर सर। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस मैन। तो दीपक वोरा साहब कह रहे हैं कि काफी कुछ बदला है भारत की छवि में, भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक प्लेसमेंट होना चाहिए, जो एक बात सुनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो चीजें हुई हैं। और वो सबका साथ सबका विकास की बात जो कर रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज को साथ लेकर आ रहे हैं। अब तक दबदबा था यूरोपियन कंट्रीज का, थोड़ा सा नीचे पड़ता था। यहाँ पर 9 कंट्रीज आई थिंक साउथ और साउथ ईस्ट एशिया से आते थे, लेकिन अब ग्लोबल साउथ की बात हो रही। विजय द्विवेदी साहब एक लाइन दीपक जी के बारे में बोल दूं कि जिस जोश से बात कर रहे थे उससे एक बार फिर साबित हो गया कि एज इज जस्ट ए नंबर। और मुझे जब ओपनिंग उन्होंने की, मौसम का हाल भी बताया, तो मुझे दूरदर्शन की याद आ गई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके आवाज में काफी बेस है और काफी उत्साह से वो बोलते हैं, तो बिल्कुल एक एंकर की तरह ही लग रहे हैं। सो कुडोस टू यू सर, एट 72 वेल डन, एज इज जस्ट अ नंबर। तो विजय साहब, जब अब हम अपने अंदर देश की बात करें कि G20 में आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आप लोगों को बुला रहे हैं, आप कई तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं, आप बहुत सारा पैसा आप उसमें खर्च कर रहे हैं, आपने एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना दिया है, तो कई बार अंतर्विरोध की भी आवाजें देश के अंदर उठती रही। पर क्या हम इसे माने कि आप जब किसी को बुला रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज को, तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे? हाँ, उसमें कुछ खर्चा होगा, उसमें कुछ चीजें लगेंगी, उसमें कुछ इस तरह से लगेगा कि ये थोड़ा सा प्रोपेगेंडा भी है, थोड़ी पब्लिसिटी भी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी चीज को रखने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए आपको वो सब करना जरूरी भी है। बिल्कुल ठीक बात है नितिन और नीरज। मैं दीपक जी का जिक्र कर दूं, आपने एज नंबर की बात की। दीपक जी से आप मिलेंगे तो आपको नंबर भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि उनकी एनर्जी और वो विदेश नीति पर जितना उनका अनुभव है ना, वो बहुत कमाल का है। जिस तरह से वो बात करते हैं और जिस तरह से भारत के रिश्तों पर भी वो बड़ा काम करते रहते हैं, दीपक जी को मैं जानता हूं। लेकिन बात G20 को एक दूसरे तरीके से मैं नजरिए की बात करता हूं, डोमेस्टिक तरीके पर। डोमेस्टिक यदि लेवल पर हम बात करें, देश में, दुनिया में हर समय कुछ न कुछ ग्रुप्स की, कंट्रीज की बैठक चलती रहती है। G20 हो, G7 हो, G8 हो, तमाम तरह की बैठकें चलती है। क्या आपने कभी इस तरह का माहौल देखा है कि जिसमें पूरा देश, दुनिया के जो देश शामिल हो रहे हैं, इसके अलावा जो ग्रुप के अलावा जो देश हैं वो शामिल हो रहे हैं, लेकिन पूरे देश को G20 मय कर दिया गया? हिंदुस्तान का हर हिस्सा उसमें शामिल है, उसमें कोई पॉलिटिकल वो कंपल्शन नहीं है, कोई विरोधी पार्टी की राज्य है नहीं है, उसका नहीं है, पूरा देश उसमें शामिल हो गया। ये एक बड़ी बात है और आज पूरा देश उसको समझ रहा है। फिर उसके बाद जो ये केवल औपचारिक घटना नहीं है,
कि G20 की बैठक हो रही है, एक शिखर सम्मेलन दिल्ली में हो जाएगा, आ जाएंगे चले जाएंगे, ये सब नहीं हो रहा ना, पूरा देश उसमें इन्वॉल्व हो गया है। सारे इश्यूज पर जो काम हो रहा है वो भी एक बड़ा मुद्दा है कि किस तरह से अलग अलग इश्यूज पर काम किया गया, आगे बढ़कर उस पर निकले हैं प्रधानमंत्री। दूसरी बात जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह का भव्य आयोजन किया गया, अभी मुझे जानकारी मिली कि ब्राजील ने कहा भारत सरकार को कि आपने जिस तरह का आयोजन ये किया है, कर रहे हैं जिस तरह का आयोजन, इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ब्राजील आपको पता है कि अगली बार इसका आयोजन कर रहा है, उसका होस्ट है, तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे दीपक साहब ने भी जिक्र किया कि इंडोनेशिया की पिछली वाली समिट्स की तो आप लोग कुछ याद नहीं कर रहे, लेकिन मुझे लगता है जब हिंदुस्तान का ये G20 की समिट होगी, खत्म होगी दिल्ली में, तो बहुत सारी चीजें केवल होस्ट के तौर पर याद नहीं रहेगी, बहुत सारे इश्यूज पर जो काम हुआ है वो एक बड़ा काम है जो पूरे देश याद रखेंगे। और जिसको हम लोग डोमेस्टिक लेवल पर कह रहे थे, प्रधानमंत्री बार बार बात कर रहे थे सबका साथ सबका विकास, जो आपके इंटरव्यू में भी उन्होंने उसका जिक्र किया, उन्होंने उसे ग्लोबल लेवल पर लेकर आ गए हैं कि उन लोगों को आज हिंदुस्तान सबको देने, सबकी मदद करने, सबका दोस्त बनने की हैसियत पर है। मुझे याद आता है एक जमाना था कि जब अमेरिका से जब कोई डिप्लोमेट्स आते थे तो उनकी यात्रा हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में जाए बिना पूरी नहीं होती थी। आपको याद है पिछले 9 साल में कभी कोई ऐसी घटनाक्रम हुआ है? क्या आपको याद है कि यूक्रेन और रूस के साथ हम दोनों के साथ एक साथ चल सके, रूस और अमेरिका के साथ एक साथ चल सके, चाइना के साथ तमाम तरीके की बात करके जब आप होस्ट हो तब भी इस ताकत के साथ कह सके कि सीमा विवाद पर हमारा जो स्टैंड है वो अडिग है, उससे हम नहीं बदलने वाले। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है और इन सब से भारत का जो आम हिंदुस्तानी है उसका भी जो मोराल है वो बढ़ता है। वो देखता है कि हिंदुस्तान की ताकत किस तरह से बढ़ रही है। हम लोग भी दुनिया भर के देशों में जाते हैं, आप सब लोग भी जाते हैं, तो देख रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान का जो माहौल है देश में, दुनिया भर में कैसे बदला और उसका असर हिंदुस्तान में भी होता है। क्योंकि जो NRIs हमारे वहां रह रहे हैं वो आपको यहाँ पर जब रेस्पॉन्ड करते हैं तो समझ में आता है कि ये पूरा का पूरा माहौल कैसे बदला है। इस सारे माहौल का असर, अब इसको आप पॉलिटिकल भी कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ओवरबोर्ड हो जाते हैं, पॉलिटिक्स में इसका फायदा उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं। आपने कहा कि जितना पूरा समारोह की तैयारी की गई है भव्य तरीके से, लेकिन भव्य तरीके से करना कोई बुरी बात है क्या? हिंदुस्तान की इमेज अच्छी होगी ना जाकर। यदि भारत मंडपम को आप देखेंगे तो उससे जब यहां से लौटेंगे तो सब लोग उसकी तारीफ करेंगे। और ब्राजील को अगले साल तक ये चिंता बनी रहे कि यार भारत मंडपम से ज्यादा बेहतर कुछ करना चाहिए, तो ये हमारे लिए एक खुशी की बात होनी चाहिए। और डिप्लोमेसी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर दोनों चीजों में बैलेंस करना और दोनों में आगे बढ़ जाना, ये भी एक बड़ी बात है जो आज की तारीख में हमें दिखाई दे रही है। और डिसेंट्रलाइज जिस तरह से किया गया है ना पूरे G20 को, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं देख रहा हूँ कि इतनी सारी, हम लोगों ने बहुत सारी समिट्स को भी देखा है, इतनी फॉर्मल होती हैं कि जो दीपक साहब कह रहे हैं ना, सच में याद नहीं रहता। उनके जो साइन एग्रीमेंट्स होते हैं, डिक्लेरेशन होते हैं, उनका कोई मायने ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अलग अलग स्तर पर अलग अलग बातों को बड़े जोरदार तरीके से किया गया और भारत की उसमें भागीदारी जो है वो महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि केवल औपचारिक तौर पर उनका डिक्लेरेशन किया गया हो।